भारत की अदालतों में इस वक्त करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल। लेकिन क्या पता है कि उन मुकदमों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो जो कभी एक ही छत के नीचे साथ रहा करते थे। सही कहा। जो लोग कभी एक ही रसोई का खाना खाते थे, एक साथ त्योहार मनाते थे, वो आज कोर्ट रूम में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और बात सिर्फ ईंट और गारे से बनी दीवारों की नहीं होती। बात होती है पुश्तैनी जमीन की, पारिवारिक अहंकार की और उस एक सवाल की जो हर घर में कभी ना कभी उठता ही है कि इस संपत्ति में मेरा हिस्सा कितना है ना? एग्जैक्टली इस संपत्ति में मेरा हिस्सा कितना है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव यानी हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। आज हमारे सामने मेज पर सिर्फ कुछ पन्ने नहीं रखे हैं। हमारे पास अदालती रणनीतियों, वकीलों द्वारा गवाहों से की जाने वाले ज़रा के तीखे सवालों का पूरा पुलिंदा है। और दशकों पुराने कानूनी फैसलों के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, वो भी है। जी। हम आज किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रक्रिया का ऑपरेशन करने वाले हैं जिसे कानूनी भाषा में पार्टीशन सूट यानी संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा कहा जाता है। और मैं बता दूं, इस विषय की समझ होना आज के समय में केवल वकीलों या कानून के छात्रों के लिए ही जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत मजबूत ढाल है जिसका किसी भी साझा संपत्ति से कोई भी लेना देना है। हाँ, क्योंकि जब अदालत के इस चक्रव्यूह को हम बाहर से देखते हैं तो ये बहुत डरावना लगता है। लेकिन जब आप इसके पीछे के तर्क को समझ लेते हैं ना, तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित गणित की तरह काम करता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये उलझन होती है कि जब ये शब्द पार्टीशन सूट इस्तेमाल होता है तो दिमाग में एक ही छवि बनती है कि कोई जज साहब एक हथौड़ा मारेंगे और घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। हाँ, फिल्मों में ऐसा ही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में ये प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है ना? एकदम सही। ये छवि बहुत आम है, लेकिन ये वास्तविकता से बहुत दूर है। पार्टीशन सूट असल में केवल भौतिक बंटवारा नहीं है। तो फिर क्या है? ये अधिकारों की, कानूनी दावों की और कई बार तो पीढ़ियों के पारिवारिक इतिहास की एक बहुत ही जटिल सर्जरी है। बाप रे। हाँ, ये एक दीवानी प्रक्रिया है। ये तब शुरू होती है जब किसी साझा संपत्ति के सहमालिक, जिन्हें कानून की भाषा में कोपार्सनर कहा जाता है। कोपार्सनर, ठीक है। जी, जब ये कोपार्सनर आपस में बैठकर शांति से संपत्ति बांटने में विफल हो जाते हैं, जब बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद हो जाते हैं, तब अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी दावेदार के वैध हिस्से की घोषणा करना और फिर उसे उस हिस्से का अलग से कब्जा दिलाना। लेकिन अदालत ये काम करती कैसे है? क्योंकि मुझे हमेशा से ये बात बहुत पेचीदा लगती थी, तो मैंने इसे एक पिज्जा के उदाहरण से समझने की कोशिश की है। अच्छा, पिज्जा का उदाहरण? हाँ, मान लीजिए एक परिवार के सामने एक बड़ा 8 स्लाइस वाला पिज्जा रखा है। ठीक है। और 4 भाई बहन हैं। अब अदालत का काम ये नहीं है कि वो आते ही सीधे पिज्जा कटर उठाएं और उस पर टूट पड़े। बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया 2 अलग-अलग चरणों में काम करती है। ये ऐसा है जैसे अदालत पहले सिर्फ एक कागज पर यह तय करती है कि इस 8 स्लाइस के पिज्जा में से किस भाई या किस बहन को कितने स्लाइस मिलेंगे। हाँ, सही जा रहे हैं आप। ये पहला चरण है और फिर जब वो तय हो जाता है तब असल में पिज्जा कटर से उसे काटा जाता है। क्या कानूनी रूप से मेरा ये सोचना सही है? ये एनालॉजी इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कानूनी दुनिया में अदालत जो ये 2 चरणों का फैसला सुनाती है, उसे डिक्री कहा जाता है। डिक्री? हाँ, जो पहला चरण आपने बताया, जहां सिर्फ कागज पर स्लाइस तय होते हैं, उसे प्रारंभिक डिक्री या प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होती? बिल्कुल नहीं। इस स्तर पर अदालत भौतिक रूप से कोई दीवार नहीं खींचती, न ही कोई जमीन नापती है। वह केवल अधिकारों की और कानूनी हिस्सों की घोषणा करती है। सिर्फ एक घोषणा? हाँ, अदालत यह स्पष्ट करती है कि संपत्ति में किसका कितना अधिकार है। जैसे यह तय कर देना कि राम को 30% मिलेगा,
श्याम को 40% और गीता को 30% मिलेगा। समझ गया। यही प्रारंभिक डिक्री है। तो पिज्जा के स्लाइस तय हो गए, लेकिन असली दुनिया में चीजें इतनी समतल तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए वो पिज्जा बहुत छोटा है, या असल जिंदगी के हिसाब से कहें तो मान लीजिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में एक बहुत ही छोटा सा मकान है, मुश्किल से 50 गज का, और उसके हिस्सेदार 10 लोग हैं। अब अदालत उस 50 गज के मकान में 10 लोगों के लिए दीवारें तो खड़ी कर नहीं सकती। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। उसे काटना व्यवहारिक रूप से असंभव है। तब ये डिक्री कैसे काम करती है? यहीं पर कानून की व्यावहारिकता सामने आती है। अदालत उस छोटे से पिज्जा को जबरदस्ती 10 टुकड़ों में काटकर उसका चूरा नहीं बनाती। शुक्र है। हाँ, कानून ये समझता है कि अगर एक छोटे से मकान को 10 हिस्सों में बांटा गया तो वो रहने लायक ही नहीं बचेगा। बिल्कुल, उसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। सही कहा। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास एक विशेष कानून है, पार्टीशन एक्ट 1893। 1893? ये तो बहुत पुराना है। जी, इस कानून की धारा 2 और 9 के तहत अगर संपत्ति इतनी छोटी है कि उसका भौतिक विभाजन करना यानी फिजिकल डिवीजन करना असंभव है, या उससे संपत्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, तो अदालत के पास एक अलग रास्ता होता है। वो क्या? अदालत आदेश देती है कि इस संपत्ति को नीलाम कर दिया जाए या बेच दिया जाए। अच्छा, मतलब उसे नकदी में बदल दिया जाए। बिल्कुल, संपत्ति बेची जाएगी और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो सभी हिस्सेदारों के बीच उस अनुपात में बांट दिया जाएगा जो प्रारंभिक डिक्री में तय हुआ था। ये तो बहुत ही तार्किक समाधान है। तो प्रारंभिक डिक्री के बाद का जो चरण है, चाहे वो असल में जमीन काटना हो या उसे बेचकर पैसा बांटना हो, वो अंतिम डिक्री या फाइनल डिक्री कहलाता है। सटीक। अंतिम डिक्री वह चरण है जहां लकीरें असल जमीन पर खींची जाती हैं या पैसे का असल लेन देन होता है। और यह प्रक्रिया पैतृक संपत्ति, हिंदू अविभक्त परिवार जिसे HUF कहते हैं, उसकी साझा संपत्ति और किसी भी ऐसी संपत्ति पर लागू होती है जहां एक से ज्यादा लोगों का मालिकाना हक हो। तो पिज्जा के स्लाइस कैसे बटेंगे ये तो समझ आ गया, लेकिन असली दुनिया में कोई भी व्यक्ति अचानक किसी सुबह उठकर अदालत तो पहुंच नहीं जाता। हाँ, रातों रात ऐसा नहीं होता। इसके पीछे सालों की कड़वाहट होती है, कई बार पुश्तैनी विवाद होते हैं। वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है जहां कानून कहता है कि अब आपके पास कोर्ट जाने का अधिकार है? मुकदमा दायर करने के बुनियादी नियम क्या है? इस पूरी प्रक्रिया को खड़ा करने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत कानूनी स्तंभ है। सबसे पहला और बुनियादी स्तंभ है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 यानी CPC सेक्शन 9। सेक्शन 9, ठीक है। यह वो सूत्र है जो कहता है कि अगर किसी नागरिक का कोई दीवानी या सिविल अधिकार छीना जा रहा है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। संपत्ति का विवाद पूरी तरह से एक दीवानी मामला है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही सख्त नियम जुड़ा है जिसे जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र कहते हैं। यह CPC के सेक्शन 16 में आता है। इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी अदालत नहीं चुन सकते? बिल्कुल नहीं। अगर किसी का पुश्तैनी मकान जयपुर में है और वो खुद नौकरी के सिलसिले में पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रहा है, ये कानून की मंशा है, क्योंकि अगर संपत्ति का मुआयना करना पड़ा या स्थानीय रिकॉर्ड चेक करने पड़े तो वो उसी क्षेत्र की अदालत कर सकती है। लॉजिकल है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा और क्रिटिकल नियम एक और है, वो है लिमिटेशन पीरियड यानी समय सीमा। ओहो, डेडलाइन? जी, लिमिटेशन एक्ट के तहत बंटवारे का मुकदमा दायर करने के लिए 12 साल की समय सीमा तय की गई है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है और शायद बहुत से लोगों को होती है। पूछिए। ये 12 साल का टाइमर शुरू कब होता है? क्या ये उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वो पुश्तैनी संपत्ति खरीदी गई थी? नहीं। या जिस दिन दादाजी या पिताजी का निधन हुआ था और संपत्ति अगली पीढ़ी के नाम आई थी? ये एक ऐसा बिंदु है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं और इसी वजह से कई मुकदमे तो पहली सुनवाई में खारिज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये 12 साल का समय ना तो संपत्ति खरीदने के दिन से शुरू होता है और ना ही किसी के निधन के दिन से। तो फिर कब से? ये समय तब शुरू होता है जब किसी हिस्सेदार के अधिकारों को स्पष्ट रूप से और प्रतिकूल तरीके से नकारा जाता है। कानूनी भाषा में इसे एडवर्स डिनायल या आउस्टर कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं, रमेश और सुरेश,
ठीक है, मान लेते हैं। दोनों का एक साझा पुश्तैनी मकान है। हाँ। रमेश काम के सिलसिले में शहर चला जाता है और सुरेश गांव के उसी मकान में 20 साल तक रहता है। तो क्या सुरेश 20 साल बाद ये कह सकता है कि अब 12 साल से ज्यादा हो गए, रमेश का हक खत्म? नहीं, सुरेश ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। कानून ये मानता है कि परिवार का एक सदस्य अगर संपत्ति में रह रहा है तो वो बाकी सदस्यों की तरफ से भी वहां रह रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, टाइमर तब शुरू होगा जब रमेश एक दिन गांव वापस आए और कहे कि मुझे मेरे हिस्से के कमरे चाहिए, और सुरेश उसे मना कर दे। बिल्कुल। सुरेश उसे दरवाजे पर रोककर सबके सामने या लिखित में ये कहे कि तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, ये घर सिर्फ मेरा है। जिस क्षण सुरेश ने रमेश के अधिकार को इस तरह खुले तौर पर नकारा, उस क्षण रमेश के लिए अदालत जाने की 12 साल की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसके पीछे कानून की क्या फिलॉसफी है? ये 12 साल की सीमा क्यों थोपी गई है? कानून की फिलॉसफी बहुत स्पष्ट है। कानून उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपने अधिकारों को लेकर सोते रहते हैं। मतलब आपको अपने हक के लिए जागना होगा। बिल्कुल। अगर रमेश को पता है कि उसे घर से निकाल दिया गया है, उसका हक छीना जा रहा है और वो 12 साल तक चुपचाप बैठा रहता है, तो कानून ये मान लेता है कि रमेश ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। अदालतें नहीं चाहती कि कोई विवाद 50-60 साल तक खिंचता रहे और पीढ़ियों तक एक अनिश्चितता बनी रहे। सही बात है। समाज में शांति और संपत्ति को लेकर स्पष्टता बनाए रखने के लिए ये समय सीमा बहुत जरूरी है। ये बहुत ही दिलचस्प है। और जब हम अधिकारों और पीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो हमारे सोर्स मटेरियल में 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन का बहुत ही प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005। इसने तो इस पूरे परिदृश्य को ही पलट कर रख दिया था ना। इसने केवल परिदृश्य नहीं पलटा, इसने समाज की एक बहुत ही पुरानी और असमान संरचना को जड़ से हिला दिया। कैसे? 2005 से पहले मिताक्षरा कानून के तहत केवल बेटों को ही जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता था। बेटियां को पार्टनर नहीं मानी जाती थीं, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण था। बिल्कुल। लेकिन 2005 के इस क्रांतिकारी संशोधन ने ये स्पष्ट कर दिया कि बेटियां भी जन्म से बेटों के समान ही को-पार्टनर होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी ठीक उतना ही अधिकार है जितना एक बेटे का है। यानी अब अगर रमेश और सुरेश का कोई भी बंटवारे का मुकदमा अदालत में जाता है तो उसमें उनकी बहन को दरकिनार करके कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा सकता। कभी नहीं। कानून इसकी इजाजत ही नहीं देगा। खैर, अभी तक हमने मकानों, पिज्जा के स्लाइस और शहरी संपत्तियों की बात की, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछना है। जी, पूछिए। क्या शहर के एक पक्के मकान और गांव की एक कृषि भूमि यानी खेत के बंटवारे का नियम एक ही है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का विवाद खेतों के लेकर ही है। क्या कोई सिविल जज अपनी कार से उतरकर गांव के खेत में जाता है और फीता लेकर जमीन नापता है? यही वो जगह है जहां मामला बहुत तकनीकी हो जाता है और सीपीसी का सेक्शन 54 तस्वीर में आता है। सेक्शन 54? हाँ, इसका सीधा जवाब है नहीं, जज साहब खेत नापने नहीं जाते। जब विवाद का विषय ऐसी कृषि भूमि हो जिससे सरकार को राजस्व या लैंड रेवेन्यू मिलता है, तो सिविल कोर्ट उस खेत को असल में बांटने का काम नहीं करता। उसकी भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। क्यों सीमित हो जाती है? अगर मैं सिविल कोर्ट गया हूं तो जज साहब मुझे मेरा खेत बांटकर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक खेत किसी पिज्जा या एक चौरस प्लॉट की तरह नहीं होता। मतलब? कृषि भूमि का विभाजन केवल दो भाइयों के बीच का पारिवारिक मामला नहीं है, ये एक बड़ा प्रशासनिक मुद्दा भी है। मान लीजिए 10 एकड़ का खेत है। ठीक है। हो सकता है उसके एक हिस्से में पानी का कुआं हो, दूसरे हिस्से की मिट्टी पथरीली हो और तीसरा हिस्सा मुख्य सड़क से जुड़ा हो। हाँ, जमीन तो हर जगह एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। अगर उसे गलत तरीके से बांट दिया गया तो एक हिस्सेदार की फसल बहुत अच्छी होगी और दूसरे की जमीन बंजर रह जाएगी। ये तो फिर से नाइंसाफी हो जाएगी। और इसके अलावा खेत के बंटने से सरकार का लगान, टैक्स और पूरे इलाके के राजस्व मानचित्र, जिन्हें रेवेन्यू मैप्स कहते हैं, वो प्रभावित होते हैं।
वो तो सरकार का भी नुकसान हो सकता है। हाँ, सिविल कोर्ट के जज के पास मिट्टी की गुणवत्ता जांचने, सिंचाई के साधन देखने और राजस्व के नक्शे बदलने की न तो तकनीकी विशेषज्ञता होती है और न ही प्रशासन का तंत्र। तो फिर ये काम करता कौन है? धारा 54 के तहत सिविल कोर्ट केवल एक प्रारंभिक डिक्री पारित करता है। वो सिर्फ ये तय करता है कि इस 10 एकड़ के खेत में रमेश का आधा हिस्सा है और सुरेश का आधा, बस उसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे अदालत वो फाइल उस जिले के कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर को भेज देती है। अच्छा, तो मामला कलेक्टर के पास जाता है? हाँ, बिल्कुल। कलेक्टर का राजस्व विभाग वहाँ की भौगोलिक स्थिति, फसल, पानी और सरकारी नक्शों को ध्यान में रखते हुए उस जमीन का न्यायपूर्ण भौतिक विभाजन करता है। ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। जी। तो ये सब तो हो गया नियम और कानून का ढांचा, अदालत कैसे काम करती है, खेत और मकान का फर्क क्या है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। कोर्टरूम के अंदर जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तो ये मुकदमा जीता कैसे जाता है? साक्ष्य और सबूत असल में काम कैसे करते हैं? पार्टीशन सूट में हार और जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप सामने वाले पक्ष के दावों को कैसे ध्वस्त करते हैं। जब भी बंटवारे का मुकदमा होता है तो बचाव करने वाला पक्ष अक्सर एक ही रटा रटाया दावा करता है। वो कहता है, मैं इस संपत्ति का अकेला मालिक हूं, ये मेरी एक्सक्लूसिव ओनरशिप है और इसमें किसी और का कोई साझा हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली। तो मुकदमा करने वाले को ये साबित करना होता है कि नहीं, ये सह मालिकाना या को ओनरशिप वाली संपत्ति है और ये जो अकेलेपन का दावा है ये एकदम झूठा है। हमारे पास जो नोट्स हैं उसमें कई तरह के कागजी साक्ष्यों का जिक्र है। मैं यहाँ एक बहुत ही आम स्थिति खड़ी करना चाहता हूँ। बताइए। मान लीजिए परिवार के एक बुजुर्ग चाचा हैं, वो अदालत में आते हैं और सीना तानकर कहते हैं, मेरे पास इस मकान के बिजली के बिल हैं, मैं 20 साल से हाउस टैक्स भर रहा हूँ और गांव की खतौनी या सरकारी रजिस्टर में सिर्फ मेरा नाम दर्ज है। और वो कहते हैं इसलिए जमीन मेरी हुई। ये सुनकर तो कोई भी सोचेगा कि चाचा का केस बहुत मजबूत है। ये सबसे बड़ा मिथक है, सबसे बड़ा भ्रम जो हमारे समाज में जड़ जमाए बैठा है। अरे, कानूनी दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, म्यूटेशन डज नॉट इक्वल ओनरशिप। यानी दाखिल खारिज या राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप संपत्ति के मालिक बन गए। तो फिर सरकार ने चाचा का नाम खतौनी में दर्ज क्यों किया? राजस्व विभाग को सिर्फ इस बात से मतलब है कि इस जमीन से उन्हें टैक्स कौन ला कर देगा। अच्छा। चाचा उस घर में रहते थे, उन्होंने जाकर अपना नाम लिखवा दिया ताकि वो टैक्स भर सके। सरकार सिर्फ कर वसूली की सुविधा के लिए दाखिल खारिज करती है। तो वो कोई ओनरशिप का सर्टिफिकेट नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो किसी को मालिकाना हक यानी टाइटल का सर्टिफिकेट नहीं बांटती। मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको पुश्तैनी वंशावली, कोई पंजीकृत बैनामा यानी सेल डीड या अदालत से प्रमाणित वसीयत दिखानी होती है। तो सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं होगा? जी, सिर्फ खतौनी में नाम होने के आधार पर चाचा बाकी सह मालिकों के पुश्तैनी अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते। अदालत में उनका ये दावा 1 मिनट में गिर जाएगा। ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जो शायद कई परिवारों की आंखें खोल सकता है। बिल्कुल। एक और शब्द जो हमारे कानूनी दस्तावेजों में बार बार उभर कर आया है वो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन या रचनात्मक कब्जा। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमने पहले रमेश और सुरेश का उदाहरण लिया था। हाँ, रमेश शहर में और सुरेश गांव में। जी, रमेश शहर में है और सुरेश गांव के पुश्तैनी घर में है। अब सुरेश ये दावा नहीं कर सकता कि क्योंकि घर की चाबी मेरे पास है और मैं यहाँ सोता हूँ इसलिए घर मेरा हो गया। कानून की नज़र में एक संयुक्त परिवार की संपत्ति पर अगर किसी एक सह मालिक का कब्जा है तो वो सभी सह मालिकों का कब्जा माना जाता है। मतलब सुरेश एक तरह से केयरटेकर है। हाँ, सुरेश उस घर में एक ट्रस्टी की तरह रह रहा है जो बाकी भाइयों के हिस्से की भी देखभाल कर रहा है, जब तक कि वो खुलेआम रमेश को बेदखल करने की घोषणा ना करे। वही एडवर्स डिनायल। जी, तब तक रमेश का भी उस घर पर रचनात्मक कब्जा माना जाएगा, भले ही रमेश वहां रहता न हो। एक सवाल और, मान लीजिए उस पुश्तैनी संपत्ति से कोई कमाई हो रही है, जैसे
सुरेश ने उस घर के 2 कमरे किराए पे दे रखे हैं, या उस खेत से हर साल लाखों की फसल बिक रही है और सुरेश सारा पैसा अपनी जेब में रख रहा है। ठीक है। जब 10 साल बाद बंटवारे का मुकदमा होगा तो क्या रमेश केवल जमीन का हिस्सा मांगेगा या उस कमाई का भी? रमेश बिल्कुल उस कमाई का हिस्सा मांग सकता है, और इसके लिए कानूनी शब्द है मिसने प्रॉफिट्स। मिसने प्रॉफिट्स? हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी संयुक्त संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाता है और उससे मुनाफा कमाता है, तो अदालत अंतिम डिक्री के समय इस मुनाफे का भी हिसाब लगाती है। तो सुरेश को वो पैसा भी लौटाना होगा? बिल्कुल। सुरेश को न केवल रमेश के हिस्से की जमीन छोड़नी होगी, बल्कि पिछले 10 साल में उस जमीन से जो किराया या फसल की कमाई रमेश के हिस्से में आनी चाहिए थी, वो भी ब्याज सहित लौटानी पड़ सकती है। बाप रे, ये तो सुरेश को बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत भारी। अब यहाँ से मामला वाकई बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। कागजात अपनी जगह हैं, सिद्धांत अपनी जगह हैं, लेकिन अदालत के कमरे में जब कटघरे में खड़ा विरोधी अपने दावे कर रहा होता है, तब वकीलों की असली परीक्षा शुरू होती है, जिसे हम ज़िरा या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही शानदार रणनीतिक सवालों की लिस्ट है। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन ही वो अग्नि परीक्षा है जहां झूठे दावों के विरोधाभास सामने आते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति कटघरे में खड़े होकर दावा करता है कि उसने पुश्तैनी जमीन पर जो नया मकान बनाया है वो पूरी तरह उसकी अपनी मेहनत की कमाई का है, तो वकील क्या करेगा? तो एक चतुर वकील सीधे उसके वित्तीय स्रोत पर वार करता है। वो क्या सवाल पूछता है? सवाल बहुत सीधा होता है। क्या आपके पास बैंक का कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो ये साबित करे कि ये संपत्ति आपकी निजी कमाई से खरीदी गई थी? अच्छा। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि इसमें संयुक्त परिवार के पैसे का 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं हुआ? और अगर वो साबित ना कर पाए तो? अगर वह व्यक्ति अपनी कोई स्वतंत्र आय साबित नहीं कर पाता या ये नहीं दिखा पाता कि पैसा उसके निजी खाते से गया था, तो उसका सारा दावा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एक और बहुत ही मारक सवाल मुझे इन नोट्स में दिखा, जो कब्जे को लेकर है। सवाल ये है, क्या आपको इस घर में रहने का ये कब्जा आपकी सुविधा के लिए दिया गया था या आपने इसे अपने अधिकार से लिया था? ये सिर्फ एक लाइन का सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी पलट सकता है। एकदम सही, क्योंकि अगर कटघरे में खड़ा व्यक्ति गलती से भी ये मान लेता है कि हाँ, जब मैं शहर आया था तो मेरे भाइयों ने मुझे इस मकान में रहने की जगह दे दी थी, तो फंस गया वो। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि उसे वहाँ केवल रहने की सुविधा मिली थी, उसने मालिकाना हक हासिल नहीं किया है। सुविधा और अधिकार के बीच का ये फर्क बहुत गहरा है। और पारिवारिक समझौते यानी फैमिली सेटलमेंट को लेकर भी एक बड़ा जाल बिछाया जाता है। अक्सर लोग अदालत में एक पीला पड़ चुका कागज ले आते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। और कहते हैं, देखिए जज साहब, 15 साल पहले परिवार के सभी बुजुर्गों के बीच ये समझौता हो गया था, अब कोई मुकदमा नहीं बनता। वहाँ क्या रणनीति अपनाई जाती है? वहाँ वकील उस दस्तावेज की कानूनी कमजोरियों को पकड़ते हैं। वो पूछते हैं, क्या यह तथाकथित फैमिली सेटलमेंट सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड था? क्या इसमें संपत्ति का स्पष्ट नक्शा और सीमाएं दर्ज हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस पर परिवार के सभी सह मालिकों, विशेषकर घर की बेटियों और बहनों के हस्ताक्षर हैं? और ज्यादातर मामलों में ये नहीं होता होगा। बिल्कुल। अक्सर होता यह है कि ऐसे समझौते सिर्फ एक सादे कागज पर होते हैं, जिन पर केवल 2-4 भाइयों के दस्तखत होते हैं। अदालत ऐसे अपंजीकृत और अधूरी सहमति वाले समझौतों को सबूत मानने से साफ इनकार कर देती है। वसीयत को लेकर भी यही स्थिति होती होगी? बिल्कुल। अगर कोई वसीयत लहराता है तो सीधा सवाल दागा जाता है, क्या इस वसीयत के गवाह आज अदालत में इसे प्रमाणित करने के लिए मौजूद हैं? और अगर गवाह ना हो तो? अगर गवाह मर चुके हैं या उनके बयानों में अंतर है या वसीयत का प्रोबिट यानी अदालती ठप्पा नहीं हुआ है, तो वो वसीयत रद्दी का टुकड़ा बन सकती है। और इन सब से ऊपर 2005 के संशोधन के बाद एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सवाल पूछा जाने लगा है। हाँ, वकील पूछता है,
क्या आपने 2005 के कानून के लागू होने के बाद अपनी बहनों या बेटियों को उनका वैध कानूनी हिस्सा देने का कोई भी औपचारिक प्रस्ताव कभी दिया था? ये तो बहुत ही ट्रिकी सवाल है। हाँ, इस सवाल का ना में मिला जवाब अदालत के सामने उस व्यक्ति के इरादों को पूरी तरह नंगा कर देता है। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस पूरी प्रक्रिया को पहली बार समझ रहा है, इस अदालती यात्रा को समेटें, मेरा मतलब है अगर इसे सारांश में कहें तो ये शब्दों के भारी जाल से कहीं अधिक एक व्यवस्थित लड़ाई है। बिल्कुल है। ये लड़ाई शुरू होती है एक लीगल नोटिस भेजने से, जो ये दिखाता है कि आप मामले को पहले शांति से सुलझाना चाहते थे। जब वो विफल होता है तो आप अपनी पूरी कहानी और दावों के साथ अदालत जाते हैं। और फिर सामने वाला अपना बचाव पेश करता है। उसके बाद जज तय करते हैं कि आप दोनों के बीच असली लड़ाई किस बिंदु पर है। उसके बाद वही गवाहियों और जिराह का दौर चलता है जिसकी हमने अभी चर्चा की। जो भी इस प्रक्रिया में जा रहा है उसे एक चेकलिस्ट हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, चाहे वो त्यागपत्र हो या पारिवारिक समझौता, वो रजिस्टर्ड हो। दूसरा, 2005 के कानून के तहत परिवार की महिलाओं के अधिकारों को कभी न भूलें। एकदम सही। तीसरा, उस 12 साल वाली समय सीमा के प्रति हमेशा जागरूक रहें, अपने अधिकारों पर सोए नहीं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने पहले ही इस मिथक को तोड़ा था, दाखिल खारिज के जाल में ना फंसे। हाँ, टैक्स की रसीद मालिकाना हक का सबूत नहीं होती। बिल्कुल। जब लोगों को इन कानूनी बारीकियों की समझ होती है तभी वे एक न्यायपूर्ण बंटवारे की उम्मीद कर सकते हैं। जागरूकता ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने एक चीज जो बार बार उभर कर आती देखी, वो है राजस्व रिकॉर्ड यानी म्यूटेशन और मालिकाना हक यानी टाइटल के बीच का वो अंतर, जिसे हमारा कानून दो अलग अलग खानों में रखता है। इसी एक तकनीकी फर्क की वजह से लाखों परिवारों में सालों साल बल्कि दशकों तक मुकदमे खींचते रहते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि सरकारी कागज में मेरा नाम है तो जमीन मेरी हो गई, जबकि असली मालिक कोई और होता है। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी और गंभीर खामी है जो आम आदमी को मुकदमों की चक्की में पीसती है। तो यहां से जाने से पहले एक विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज हम तकनीक और डिजिटलाइजेशन के उस युग में जी रहे हैं जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है। बिल्कुल। तो क्या भारत को भविष्य में एक ऐसे सेंट्रलाइज्ड टाइटल रजिस्ट्री सिस्टम की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? ये बहुत दिलचस्प विचार है। एक ऐसा सिस्टम जहां जमीन का मालिकाना हक, उसका नक्शा और उसका राजस्व रिकॉर्ड अलग अलग दफ्तरों की फाइलों में धूल ना खाएं, बल्कि वो बिना किसी संशय के एक ही जगह, एक ही डिजिटल पोर्टल पर शीशे की तरह साफ दर्ज हों। ये एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल है। अगर मालिकाना हक शुरुआत से ही स्पष्ट हो तो शायद अदालतों पर से इन करोड़ों मुकदमों का बोझ अपने आप आधा हो जाएगा। बिल्कुल। और शायद तब परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इन बंटवारे के मुकदमों की पीड़ा, उस आर्थिक बोझ और उस कड़वाहट से गुजरना ही न पड़े। काश ऐसा हो सके। क्या हम तकनीक के सहारे उस भविष्य तक पहुंच सकते हैं जहां न्याय इतना पारदर्शी हो जाए कि विवाद की गुंजाइश ही न बचे? इस विचार पर मंथन जरूर कीजिएगा।